हेलो, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। मैं इसका आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। चैप्टर नंबर 1, अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। रोहित वॉज स्टडिंग द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन हिज इंग्लिश क्लास। रोहित अपनी इंग्लिश क्लास में मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहा था। हिज इंग्लिश टीचर टोल्ड द क्लास दैट इट वॉज अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। उसके इंग्लिश टीचर ने क्लास में बताया कि ये प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। शी ऑल्सो टोल्ड दैम दैट शेक्सपियर लिव्ड एंड रोट ड्यूरिंग रिनाइसेंस। इन्होंने ये भी बताया कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो रिनाइसेंस दौर के दौरान ही प्ले लिखा करते थे, वो उसी दौरान रहते थे, मतलब वो उस पीरियड को बिलोंग करते थे। रोहित वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट रिनाइसेंस। रोहित रिनाइसेंस के बारे में और जानना चाहता था। सो ही आस्क्ड हिज हिस्ट्री टीचर। तो उसने अपनी हिस्ट्री टीचर से रिनाइसेंस के बारे में और पूछा। हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडीज़ द चेंजिंग पैटर्न्स इन सोसाइटी। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो ये पढ़ती है कि सोसाइटी में किस तरह से बदलाव आ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो समाज में हमारे बदल रही हैं, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि पहले हमारा समाज कैसा था और आज हमारा समाज कैसा हो गया, ये हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। History has been divided by historians into 3 periods: ancient, medieval and modern. हमारे historians ने पूरी हिस्ट्री को 3 periods में डिवाइड किया है: ancient, medieval and modern. These different periods have been divided based on the difference in a society, economy, culture and politics of one period from the other. ये सारे जो पीरियड्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, वो इस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि हमने देखा कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव करते वक्त हमारी सोसाइटी, हमारे इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स सिनेरियो में क्या बदलाव आए हैं। मतलब किस तरीके से हमारा समाज बदला है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बदली है, हमारे कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। उस तरीके से हमने पूरी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड कर दिया है। You read about the ancient period in class 6 and the medieval period in class 7. आप सभी बच्चों ने क्लास 6 में एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे, और क्लास 7 में आपने मेडिवल पीरियड पढ़ा है जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत, भक्ति मूवमेंट और ये सब चीज़ें पढ़ी थी। दिस ईयर यू विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियड। क्लास 8 पे हम मॉडर्न पीरियड के बारे में मेन करके पढ़ेंगे। द ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न पीरियड वॉज नॉट सडन। देखो, कोई भी पीरियड एकदम से नहीं बदलता है कि कल एंशिएंट था, आज मेडिवल हो गया, फिर परसों मॉडर्न हो गया, ऐसे नहीं। कई सालों में जब बदलाव हमारे समाज में आते हैं और फिर बहुत सारे बदलाव इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कहते हैं पीरियड बदल गया है, मतलब दौर बदल गया है। तो एंशिएंट से मेडिवल हुआ और मेडिवल से क्या हो गया, मॉडर्न। You must understand that a change from one period to another is a gradual process which takes a lot of time. ये समझने वाली बात है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बदलाव धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली आता है, और ऐसा करने में बहुत समय लगता है। ऑल्सो द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगिन एट द सेम टाइम्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक साथ ये बदलाव नहीं आए। आप ये ऐसा नहीं बोल सकते कि इस समय से लेकर इस समय तक पूरी दुनिया में एंशिएंट पीरियड चल रहा था, फिर इस समय से उस समय तक दूसरी पूरी दुनिया में मेडिवल था और फिर मॉडर्न पीरियड था, ऐसे नहीं। हर कंट्री में या हर एरिया में या हर रीजन में अपने हिसाब से जब बदलाव आए तो उस बदलाव को उन्होंने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में डाल दिया। जैसे कि इन यूरोप मॉडर्न पीरियड बिगेन फ्रॉम द 17th सेंचुरी। जैसे यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड था उसकी शुरुआत 16th सेंचुरी में ही हो गई थी, जबकि इंडिया में इन इंडिया 18th सेंचुरी इज टेकन एज द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। जबकि इंडिया में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत 18th सेंचुरी को हुई। दिस कोइंसाइड्स विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और हम कह सकते हैं कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे ट्रेड करने, उसी पीरियड के दौरान मॉडर्न इंडिया की या मॉडर्न पीरियड की शुरुआत भी हो गई थी। हमारे समाज में काफ़ी चेंजेस आने लगे थे और हमने इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड की कैटेगरी में डाला। द ब्रिटिश ब्रॉट विद दैम मैनी चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। उस समय हमारे भारत के समाज में, इंडियन सोसाइटी में ब्रिटिशर्स ने बहुत बदलाव डाला, क्योंकि वो एक अलग कल्चर से आए थे, उनका पहनावा अलग था, उनका खान पान अलग था। तो ये सब का असर हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत पड़ा। कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर आए थे और कुछ नेगेटिव चेंजेस आए थे, लेकिन बदलाव तो आए थे। इसलिए हम कहते हैं कि इस पीरियड को, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल करने के लिए आए थे, तो इसको हम मॉडर्न पीरियड बोल सकते हैं।
The radicalness of the changes forced the historians to mark it as a separate period. इतने सारे बदलाव इस पीरियड में आए कि हिस्टोरियंस को इसको एक नया नाम देना पड़ा और बोला गया कि अब हम मेडिवल से मॉडर्न पीरियड की तरफ मूव कर गए हैं. Sources. Source material for modern period is more readily available than for the ancient period. अगर हम तीनों पीरियड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मटेरियल, सबसे ज़्यादा प्रूफ मिलता है हमको मॉडर्न पीरियड का मिलता है, जबकि एंशिएंट पीरियड के बारे में हमारे पास बहुत सारे सबूत नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना राइटिंग वगैरह इतना डेवलप नहीं हुआ था. जो भी चीज़ें होती थी वर्बली होती थी, ओरली होती थी, हर चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं की जाती थी. कैमरा वगैरह नहीं थे, कोई फ़ोटोज़ नहीं थी, या बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह नहीं थी. तो हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है एंशिएंट इंडिया के वो लिमिटेड है. लेकिन जिस तरीके से समय बदलता गया और हमारी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स बदलती गई, उस हिसाब से हमारे पास मॉडर्न पीरियड तक आते आते काफ़ी सारे सोर्स मटेरियल्स अवेलेबल हो गए, जिससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है किस तरीके से हमारा समाज इस पीरियड में बदला. This is because by the modern period, humans had started documenting their progress and developments using more advanced methods and techniques. जैसे मैंने बताया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मॉडर्न पीरियड तक आते आते जो ह्यूमंस थे उन्होंने अपनी हर प्रोग्रेस को, अपने हर डेवलपमेंट को डॉक्यूमेंट यानी लिखित तौर पर उसको स्टोर करना, सेव करना शुरू कर दिया. मतलब हर चीज़ का ब्यौरा, हर चीज़ का इवेंट वगैरह इन्होंने डॉक्यूमेंट करने लगे, लिखने लगे. ठीक है, यूजिंग मोर, क्योंकि जो हमारे मेथड्स थे और टेक्निक्स थी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी तब तक. सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. अगर हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं. एक होते हैं प्राइमरी सोर्स, इसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड. उस समाज में लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी वो प्राइमरी सोर्स में आते हैं. एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. तो प्राइमरी सोर्स में दो चीज़ें आती हैं, उस समय में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. मतलब जब हमने खुदाई करी और हमें उसमें से कोई मूर्ति मिली, कोई सील मिली, पेंटिंग मिली, या मतलब कुछ भी उस, या पॉट मिला उस ज़माने से, या हमने खुदाई में कोई बिल्डिंग मिली, तो उस ज़माने से रिलेटेड अगर हमको कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, रिमेन्स मिल रहे हैं, या उस दौरान में लिखा गया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है, तो हम उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं. तो प्राइमरी सोर्स में आपको क्या चीज़ रखनी है? प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कि उस समय के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं. डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स. डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? ओरिजिनल, जो उस समय के लोगों ने लिखे थे, है ना, जैसे कि उस समय राजाओं द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखे गए लेटर्स हुए, या वहाँ उस समय की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हुई, ऑटोबायोग्राफीज हुई. बहुत सारे ट्रैवलर समय समय पर इंडिया में आए, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी आए, तो उनकी ऑटोबायोग्राफीज, या हमारे जो राजा महाराजा वगैरह थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज, या मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उस वक्त जो लोग थे और उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई, ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्सेज में आएंगे. उसी प्रकार न्यूज़ रील्स, न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स में आते हैं. आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स. और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे क्या आते हैं? उस टाइम की पाए जाने वाले मॉन्यूमेंट्स, जैसे कोई बिल्डिंग आपको मिली है ना, कोई महल मिला, कोई मंदिर मिला, या आर्टिफैक्ट्स यानी कि कोई पॉट मिला, पेंटिंग मिली, आपको कुछ ज्वेलरी मिली, या आपको उसके सील या स्टैम्प कुछ मिला, तो ये आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं. तो ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आते हैं. Many of these primary sources are preserved in archives and museum. ये प्राइमरी सोर्सेज को बहुत अच्छे से संभाल के आर्काइव्स में और म्यूजियम्स में रखा जाता है. सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ओरिजिनल, उसका आर्काइव किया जाता है, और जितने भी तुम्हारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं उसको म्यूजियम्स में रखते हैं ना. अगर हम जब जाते हैं अपने टूर पे, एजुकेशनल टूर्स वगैरह में, तो हम लोग म्यूजियम वगैरह जरूर विजिट करते हैं, और वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स रखे रहते हैं जो बताते हैं कि वो इस जमाने के थे, किस राजा ने बनवाए थे या किस व्यक्ति ने यूज किए थे वो. नेक्स्ट, द ब्रिटिश मेंटेन केयरफुल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज. क्या था कि ब्रिटिशर्स मॉडर्न पीरियड के बारे में इतनी जानकारी क्यों है? क्योंकि मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स आ चुके थे इंडिया में, और उनकी आदत थी कि वो हर इवेंट और हर एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते थे, उसको डॉक्यूमेंट करते थे. ठीक है, डेट वाइज कि कब क्या कैसे हुआ. They built the National Archives of India in New Delhi. उन्होंने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया बनाया न्यू दिल्ली में, एंड द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स इन लंदन. और लंदन में भी एक ऑफिस बनाया जिसमें इंडिया के रिकॉर्ड्स थे जब वो यहाँ पर रूल कर रहे थे.
अकाउंट्स बाय फ्रीडम फाइटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट द ब्रिटिश लाइब्रेरी इन लंदन। आपको लंदन में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है ब्रिटिश लाइब्रेरी, उसमें हमारे जो फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि उन्होंने क्या किया, किस समय कौन सा आंदोलन किया, या किस तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने अपनी जंग लड़ी। Monuments dating to the British rule are the Gateway of India, Victoria Terminus, Parliament House and the राष्ट्रपति भवन। जो मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिश रूल दौरान अपने इंडिया में बनाए गए वो कौन से हैं, मेन है एक तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपके मुंबई में है, विक्टोरिया टर्मिनस भी आपका मुंबई में है जो जो रेलवे स्टेशन है वो, और पार्लियामेंट हाउस जो अब बदल के न्यू पार्लियामेंट हाउस हो गया, लेकिन जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस की वो ब्रिटिशर्स ने ही बनवाई थी, एंड द राष्ट्रपति भवन। तो ये जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स जो हम इंडिया में रूल करते थे उस दौरान बनी गई हैं। तो ये हुआ प्राइमरी सोर्सेज। तो हमने देखा प्राइमरी सोर्सेज में सारे डॉक्यूमेंट्स आए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए और सारे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। इनके अलावा हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है, हमको कुछ सेकेंडरी सोर्सेज भी होते हैं जिसके द्वारा हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब जब खुदाई में हमें कोई चीज़ मिली, फिर उसके बारे में अगर कोई सेकंड पर्सन आपको बता रहा है तो फिर वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लेटर्स, पैम्फलेट्स, इसमें अगर उस जमाने की बातें छप रही हैं तो ये सारे की सारी क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी सोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइम का न्यूज़पेपर या इस टाइम की मैगजीन में उस जमाने की खबरें छपती हैं तो फिर वो सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा। रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स एंड बुक्स बाय हिस्टोरियंस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी रिसोर्सेज। हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई रिपोर्टें या रिव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी सोर्सेज में आएंगे। The first newspaper, Bengal Gazette, was started by James Augustus Hickey in Calcutta, present day Kolkata, in 1718। हमारे भारत में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर छपा था वो था बंगाल गैजेट, और ये कब 1780 में छपा था और कलकत्ता में है, जिसको आज की डेट में हम कोलकाता कहते हैं। और किसने इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। तो तब से हमारे इंडिया में प्रिंटिंग चालू हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस चालू हो गई थी। फिर उसके बाद एक के बाद एक कई सारे प्रिंटिंग प्रेस चालू हुई। सबसे पहली थी बंगाल गैजेट जो कि आपका कलकत्ता में खुला था। फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज। अब मॉडर्न एज कौन से एज को कहते हैं, उसके क्या मेन फीचर्स हैं। पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली। सेकेंड, अर्बनाइजेशन, लोग गांव से शहर की तरफ आए। अर्बन मतलब होता है शहर, सिटी, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स नेमली सिटीज, है ना। तो पहले हमारी जो 60-70 जो पॉपुलेशन थी वो गाँव में रहती थी, विलेजेस में रहती थी। लेकिन जब तक मॉडर्न एज आया तो लोग मूव करके, माइग्रेट करके गाँव से शहरों की तरफ आए और नए नए शहर बसने लगे। इसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न एज का नेक्स्ट फीचर क्या है, साइंटिफिक प्रोग्रेस। लोगों ने साइंस को महत्व देना शुरू किया। हर चीज़ भगवान की वजह से या शैतान की वजह से नहीं, उसके साइंटिफिक रीजंस और या साइंटिफिक या लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको समझने की कोशिश की। ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मॉडर्न एज तक आते आते वो राजा महाराजाओं वाला दौर खत्म हो गया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरफ हमारा देश बढ़ने लगा था। मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, जब हमारे देश के ही जनता अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के द्वारा चुनती है और फिर वो देश चलाते हैं। और ये ऐसा नहीं होता है कि वो जो प्रधानमंत्री बना फिर आगे चल के उनका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं। फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर जो जीतता है कैंडिडेट वो जाके फिर नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनता है। तो हमारे मॉडर्न पीरियड में हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट फीचर था मॉडर्न एज का रैशनलिज्म, दैट इज एग्जामिनिंग एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ रीजन। मतलब रैशनलिज्म, लोगों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया। कोई भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कोई बीमारी फैली है तो क्यों फैली है ना। कि भगवान के पहले तो हर चीज़ भगवान पे डाल दी जाती थी, भगवान का प्रकोप है, हमने कुछ गलत कर दिया इसलिए गांव पे ये आपदा आ गई। पहले के लोग ऐसे मानते थे, लेकिन इन लोगों ने फिर रीज़न फाइंड आउट किया कि ऐसी आपदा आई तो क्यों आई, हमारे इंसानों से क्या गलती हो गई जिसकी वजह से हमको ये सफ़र करना पड़ा, और इसको हम किस तरीके से हमसे निपटें, उसके फिर रास्ते उन्होंने सोचना शुरू किए। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमैनिज्म, दैट इज द ह्यूमन बीइंग एंड नॉट गॉड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड।
अब जब मॉडर्न एज आया तो लोगों ने हर चीज़ को भगवान पर डालना बंद किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये दुनिया इंसानों से बसी है, तो इंसान ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर कुछ चीज़ अच्छा होता है तो इंसान क्या कर रहा है कि जिसकी वजह से अच्छा हो रहा है, और कोई चीज़ अगर बिगड़ रही है तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो ह्यूमैनिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई। ठीक है, तो मेन चीज़ थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रैशनलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। अब पहले हम इससे पहले मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़े, मॉडर्न यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। इन द मॉडर्न पीरियड द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंट्रीज इंक्रीज्ड। आज के समय पे हम आपस में विदेशी जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हम सभी का इंट्रैक्शन बढ़ गया है ना। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इंटरनेट आ गया है, वरना टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन है ना। इसकी वजह से हमारा जो इंट्रैक्शन है दूसरी कंट्रीज से काफ़ी बढ़ गया है। दिस लेड टू मच प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। चूँकि कम्युनिकेशन बढ़ गया, इंट्रैक्शन बढ़ गया, तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और प्रोग्रेस हो रही है। इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज डेवलपमेंट दैट वर हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया में भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला जब दूसरे देशों में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, दूसरे देशों में जो भी हो रहा था, चीज़ें इवेंट्स हो रहे थे, उससे इंडिया में भी असर पड़ा और इंडिया में भी उसकी वजह से बदलाव आने शुरू हुए। और अभी भी देखते हैं हम कि अगर कहीं किसी की और कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी को कोई कंट्री वॉर में चली जाती है तो उसका असर इंडिया की इकोनॉमी में भी पड़ता है, इंडिया में भी उसके ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से जब हमारे एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी असर पड़ने लगा है और हमको उस हिसाब से हमें अपनी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ भी बदलनी पड़ती हैं। Thus, it is important to study the developments happening elsewhere in the world before we study the developments which took place in India. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको इससे पहले हम ये पढ़ें कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुए, इससे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या बदलाव अब हमारे समाज में लाने हैं और क्या नहीं लाने हैं, है ना। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो चीज़ अच्छी है वो हम अपनाते जाते हैं और जो चीज़ गलत है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। During the medieval period in Europe, thoughts and ideas were hindered due to feudalism. मिडिवल पीरियड के दौरान जो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह बहुत था, है ना, लॉर्ड ऑफ द लैंड्स बहुत थे, उनके हिसाब से जो सोचने समझने की शक्ति थी वो काफ़ी उसमें हिंड्रेंस आता था मिडिवल पीरियड में। यूरोप में भी ऐसा होता था, ठीक है ना। जैसे जो लोग जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो ज़मींदार वगैरह होते थे या जो अथॉरिटी होती थी, वो जैसा बोलते थे वैसे ही बाकी लोगों को करना पड़ता था। वो उनको ब्लाइंडली उनको फॉलो करना पड़ता था, वो उनको अपनी बुद्धि और अपना वो लगाने का अधिकार नहीं था। However, by the 13th century, the feudal system began to disintegrate. लेकिन 13th century आते आते तक ये feudal system धीरे धीरे बिखरने लगा। अब लोगों ने दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दिया, उन्होंने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए और ये शुरुआत थी एक बदलाव की। A secular and rational way of thinking and learning began to arise. लोगों ने सेकुलर तरीके से और रैशनल तरीके से, मतलब लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू कर दिया और एक ये नई युग की शुरुआत थी। Renaissance, the French word renaissance means rebirth. एक्चुअली जो रिनाइसेंस शब्द है उसको वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कि जिसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म। तो हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का पुनर्जन्म हुआ, इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं रिनाइसेंस। तो रिनाइसेंस मतलब क्या, पुनर्जन्म, मतलब नई चीज़ें आई, नए बदलाव देखने को मिले। पुराने जो ढर्रे थे, जो पुराने तौर तरीके थे वो बदले और लोगों ने नया तरीका से काम करना शुरू किया, इसलिए इस पूरे पीरियड को हम रिनाइसेंस बोलते हैं। रिनाइसेंस वॉज अ कल्चरल movement that started in Europe around the 14th century and roughly lasted till the 17th century. रिनाइसेंस की शुरुआत हुई थी यूरोप से, जो कि करीब 14th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी और कब तक चलता रहा, 17th सेंचुरी तक ये पीरियड चलता रहा। और रिनाइसेंस में हमने एक कल्चर, मतलब यूरोप का कल्चर को बदलते हुए देखा। उसके कल्चर में काफ़ी सारे बदलाव आने शुरू हुए। फ्लोरेंस इन इटली वॉज द सेंटर ऑफ रिनाइसेंस। सबसे पहले शुरुआत रिनाइसेंस की इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई। द रीबर्थ दैट वी टॉक अबाउट इज द रीबर्थ ऑफ द क्लासिकल ग्लोरी, लर्निंग एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोम्स। रीबर्थ, किस चीज़ का पुनर्जन्म हुआ? जब हम रीबर्थ की बात करते हैं ना कि रिनाइसेंस क्या है, रिनाइसेंस एक
रीबर्थ है, पुनर्जन्म है। तो किस चीज़ का पुनर्जन्म है? हमारी क्लासिकल ग्लोरी का, जो हमारी सभ्यता थी, है ना, जो हमारा पास्ट था उसका। लर्निंग एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स, एंशिएंट ग्रीक्स में किस प्रकार से लर्निंग थी, किस प्रकार से उस वक्त का कल्चर था ग्रीस में और रोम में, इसका फिर से पुनर्जन्म हुआ और इसी को हम रेनेसांस कहते हैं। दिस कल्चरल मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी एंड साइंस। इस कल्चरल मूवमेंट की छाप हर जगह पड़ी, मतलब हर चीज़ को से, हर एरिया को से इन्फ्लुएंस किया, भले ही हम आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी या साइंस किसी की भी बात करें। द रेनेसांस थिंकर्स वर रैशनलिस्ट। जो रेनेसांस के जो थिंकर्स थे, जो विचारधारा जिनकी थी, वो जो थे वो रैशनलिस्ट थे, मतलब वो लोग लॉजिकल थे, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते थे। वो किसी के कहने पे कोई भी बात को एज इट इज़ नहीं मानते थे, भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तर्क देते थे कि भाई क्यों। They urged the people to question the belief which were based on faith and superstitions and not on a reason. उन्होंने बोला कि कोई भी लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया, उनको अर्ज किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि कोई भी आप चीज़ों को क्वेश्चन करना आप शुरू। अगर किसी ने बोला कि फलानी जगह मत जाओ, वहाँ पे भूत है, ये ऐसा मत करो, इसमें ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों होगा, ये क्वेश्चन करना शुरू करो। मतलब पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, किस पैरामीटर से हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, इसमें लोगों को क्वेश्चन करना ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ सही है उसको, नहीं तो ना कि हम किसी को ब्लाइंडली हम फॉलो करते जाएं, क्योंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए हमको ऐसा करना है। नहीं, वो चीज़ें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और जो आपको सही लगे आप वो करें। तो जो उस वक्त टाइम के थिंकर्स थे, लोगों को मोटिवेट किया कि यूज़ योर ब्रेन, है ना, कि अपने सोचने की शक्ति को का इस्तेमाल करो और सोच समझ के काम करो, ना कि सिर्फ किसी के कहने से। दिस साइड नॉट टू फॉलो एवरीथिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द चर्च विदाउट क्वेश्चन। चर्च ने उस वक्त, मतलब यूरोप की बात हो रही, तो यूरोप में तो मेन जो रिलीजियस अथॉरिटी थी वो चर्च थी। तो उन्होंने लोगों से, जैसे हम लोग अपने इंडिया में मानते हैं ना कि हम लोग में बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई थी हमारे अंदर, तो उस तरीके से यूरोप में भी उस टाइम पे चर्च वगैरह में से जो कह दिया जाता था, लोग बाग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे। तो जब रेनेसांस में जो लोग रेनेसांस समर्थक थे, वो कहते थे नहीं, हर चीज़ जो चर्च से आई है जरूरी नहीं वो सही है। तो अगर वहाँ से कुछ ऑर्डर आया है, कोई संदेश आया है, तो पहले आप समझो कि वो भाई बात मानने लायक है भी कि नहीं है, कि या कुछ भी बोल रहे हैं। पीपल वर आस्क्ड टू यूज़ देयर फैकल्टी ऑफ रीजन टू थिंक अबाउट थिंग्स। उन्होंने बोला कि अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करो कुछ भी बदलाव लाने के लिए। Thus people began observing, experimenting and questioning rather than blindly following everything that was said. इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया, बजाय इसके कि सामने वाले ने कहा और उसको एज इट इज़ मान लिया, है ना। उन्होंने अपना तर्क वितर्क भी लगाना शुरू किया कि हाँ ऐसा है तो ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, इस तरीके से। दिस इज हाउ ह्यूमन बिकेम द सेंटर ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द रेनेसांस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेनेसांस पीरियड में जो इंसान थे वो सेंटर ऑफ स्टडी हो गए। लोगों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और उसके हिसाब से फैसले लेने शुरू करे, ठीक है। द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ दिस पीरियड डिपिक्ट दिस स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो उस वक्त जितने भी आपको पेंटिंग या स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां वगैरह देखने को मिलेंगी ना उस दौरान में, तो आपको उसमें स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म मिलेगा, मतलब हर कोई बराबर, ऊंच नीच का भेद आपको कम दिखेगा। सम ऑफ द थिंकर्स, राइटर्स, पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड वर, जो उस जमाने के कुछ थिंकर्स एंड राइटर्स थे वो कौन कौन थे, माइकल एंजेलो, बुनरोटी, विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंसी एंड अदर्स, ठीक है। तो ये सारे थे, इनमें से कोई साइंटिस्ट था, तो कोई आर्टिस्ट था, कोई पेंटर था, तो कोई म्यूजिशियंस था। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे मतलब ये सारे जो लोग थे वो उस जमाने के थे, ठीक है ना। स्प्रेड ऑफ रेनेसांस, ये दो फोटो भी दी गई है ना, माइकल एंजेलो की और कोपरनिकस की, विलियम शेक्सपियर की, आइजैक न्यूटन की। अलग अलग सब्जेक्ट में आप इन लोगों के बारे में पढ़ते हो, किसी ने कुछ डिस्कवर किया, किसी ने कुछ इन्वेंट किया है ना। तो ये चीज़ स्प्रेड ऑफ रेनेसांस। अब किस तरह से रेनेसांस फैला। इटली वॉज द सेंटर ऑफ रेनेसांस। हमने जैसे पढ़ा है कि फ्लोरेंस जो शहर था इटली का, वहाँ से आपके रेनेसांस की शुरुआत हुई। Cities such as Venice, Florence, Milan and Genoa were important cities during the Renaissance. सबसे पहले बदलाव इटली के इन शहरों में देखने को मिला। After the decline of the Western Roman Empire in 476 CE, Constantinople emerged as a center of learning and intellectual activities. जब आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 476 CE में, तो फिर एक नया सेंटर ऑफ लर्निंग इमर्ज हुआ, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल।
और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हुई, मतलब लोगों ने लॉजिकल और बुद्धि का इस्तेमाल करके काम करना शुरू किया। देन इन 1453, तो कब हुआ था ये हुआ था आपका कॉन्स्टेंटिनोपल का, जब 476 सी में जब डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल आपका सेंटर ऑफ लर्निंग और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर बन गया था। फिर क्या हुआ कि 1453 में द ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, इसने अटैक किया और कॉन्स्टेंटिनोपल में कब्जा कर लिया। किसने? ओटोमन के टर्क्स ने। कंसिक्वेंटली अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स ऑफ ग्रीस एस्केप टू रोम। जब कब्जा आपका ओटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल ने कर लिया, तो जो बुद्धिजीवी लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो ग्रीस से भाग के कहाँ चले गए? रोम चले गए, है ना, क्योंकि इनको अपनी जान पे खतरा आ गया था। इटली वेलकम दीज स्कॉलर्स एंड सून बिकेम द सेंटर ऑफ एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इटली ने इस चीज़ का बड़ा अच्छे से फ़ायदा उठाया। उसने इन स्कॉलर्स को खुले हाथों से इनको अपनाया, इनको एक्सेप्ट किया, और इस तरीके से जब इतने बुद्धिजीवी लोग इटली में पहुंच गए, तो ऑब्वियसली बात है भाई, वहाँ पे ग्रोथ तो हो गई, डेवलपमेंट तो हो गई, चेंजेस तो देखने को मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इटली से ही रेनेसांस की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इतने सारे लोग ग्रीस छोड़ के इटली भागे थे और फिर उन्होंने वहाँ पर बदलाव लाने शुरू करे थे। दिस रिवाइव्ड क्लासिकल लर्निंग इन यूरोप, और इस तरीके से यूरोप में क्लासिकल लर्निंग फिर से रिवाइव हो चुका था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनाइसेंस। रेनाइसेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहला है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रेनाइसेंस। रेनाइसेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमैनिज्म। मतलब इट मीन्स टू द ह्यूमन बींग्स एंड नॉट गॉड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। उनका दुनिया का केंद्र इंसान है, ना कि भगवान। मतलब हम पहले इंसान को समझे, इंसान की मदद करें, फिर भगवान तो अपने आप से खुश हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम पूजा पाठ में तो लगे रहते हैं और बगल में जो हमारे जो नीडी व्यक्ति है उसकी हेल्प नहीं करेंगे। इन्होंने बोला नहीं, हर चीज़ जो अच्छी हो रही है, हर चीज़ बुरी हो रही है, उसके लिए इंसान और सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है, ना कि कोई भगवान या कोई सोर्स। तो रेनाइसेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था कि उसने इंसानों पे यानी कि ह्यूमैनिज्म पे फोकस करना शुरू किया। It focuses on human potential rather than the power of and mystery of divinity. उसने इंसानों की शक्ति पे, पोटेंशियल पे उसने फोकस किया, ना कि पावर ऑफ मिस्ट्री ऑफ डिविनिटी। मतलब कोई दैविक शक्तियों पे ना भरोसा करके इंसान की शक्ति पर भरोसा किया। मतलब ये वो पीरियड था जब हम कर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि धर्म पर। उन्हें कर्म करो, धर्म अपने आप से हो जाएगा, ठीक है ना। They studied the classics and concerned themselves with the spiritual matters and afterlife instead of the worldly affairs. उन्होंने क्लासिक्स को पढ़ा और उन्होंने देखा कि स्पिरिचुअल मैटर्स और आफ्टर लाइफ में फोकस ज़्यादा है बजाय कि वर्ल्डली अफेयर्स के, है ना। ह्यूमैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ह्यूमैनिज्म का असर हमको अपने जीवन में हर जगह देखने को मिला, जैसे लिटरेचर, स्कल्पचर, मतलब काफ़ी चेंजेस मिले उस वक्त लिखे हुए लिटरेचर में, या उस वक्त जो मूर्तियाँ बनी, या हिस्ट्री उस टाइम की, या पेंटिंग, पॉलिटिक्स, सब में आपको ह्यूमन टच देखने को मिलेगा, है ना। जब पहले कोई जो काल्पनिक लोगों की मूर्तियाँ बनाते थे या पेंटिंग बनाते थे, फिर एक्चुअल में जो जीवित इंसान है, जो कोई सुंदर व्यक्ति है उसकी, या कोई अचीवर है, तो उसकी फिर पेंटिंग वगैरह बननी भी सुनी, ना कि कोई काल्पनिक लोगों की। Some important humanist thinkers of Renaissance were Francesco Petrarch, Giovanni Boccaccio and Pico della Mirandola। तो ये कुछ important humanist thinkers थे। आप इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप गूगल से चेक कर सकते हो सकता है प्रोनाउंस करते वक्त एक आध वर्ड्स का इधर उधर हो गया हो, ठीक है। तो ये इसमें इमेजेस भी दी गई हैं। तो पहला फीचर तो क्या था? ह्यूमैनिज्म था। दूसरा फीचर क्या था? रैशनलिज्म। पीपल डेवलप्ड अ रैशनल अप्रोच ड्यूरिंग द रेनेसांस। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि लोगों ने रैशनलिज्म मतलब लॉजिक, तर्क लगाना शुरू किया। कोई भी चीज़ ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करी, बुद्धि लगाई कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। द क्वेश्चन द एस्टेब्लिश्ड आइडियाज एंड प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। सालों से जिस हम आइडियाज़ को, ये प्रिंसिपल्स को, रिलीजन के धर्मों को जिसने कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था, इन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई ऐसा क्यों, है ना। हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं ऐसा, इसका क्या लॉजिक है। ये नहीं कि सिर्फ चर्च में फादर ने बोल दिया या मंदिरों में पंडित ने बोल दिया तो हमको करना है, नहीं। अगर ऐसा करना है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, और अगर उनको वो लॉजिक सही लगा तो उस चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया। अगर उन्हें लगा कि नहीं ये तो बेकार की बात है तो उसको छोड़ा भी, है ना। तो लोगों ने अपनी तर्क बुद्धि लगाना शुरू करी। नथिंग दैट वॉज फॉलोड विदाउट अ सेकेंड थॉट अर्लियर वॉज एक्सेप्टेड विदाउट केयरफुल एंड रैशनल स्क्रूटनी। जिस तरीके से लोग पहले तो भाई बिना सोचे समझे जो सामने बड़े व्यक्ति ने कह दिया वो मान लेते थे, लेकिन अब लोगों ने इस तरीके से ब्लाइंड
फॉलो करना बंद कर दिया। पहले चीज़ सुनते समझते और फिर वो उस काम को कर रहे थे। नेक्स्ट जो फीचर है वो है साइंटिफिक स्पिरिट। Scientific approach was adopted by the scholars of the Renaissance. Knowledge was thus acquired by the process of observation, experimentation and conclusion. Scientific spirit लोगों में बिल्ड हुई। सब लोगों ने हर चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन में पहुंचे, ना कि किसी के कहने पे बांध लिया, है ना। तो हमारा साइंटिफिक अप्रोच बदला, हर चीज़ को देखने का नज़रिया, उसको करने का नज़रिया बदला। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, लोगों में जिज्ञासा जागी कि ये चीज़ ऐसे कैसे होती है, इस चीज़ को हम कैसे बदलाव करते हैं। तो बहुत सारे लोग, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन द रेनेसेंस स्कॉलर्स एंड थिंकर्स मोटिवेटेड दैम टू अंडरटेक एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी। नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा उनके अंदर आई, इंक्वायरी की स्पिरिट आई, जिसकी वजह से अलग अलग एक्सप्लोरेशन हुए और अलग अलग कंट्रीज हमने एक्सप्लोर करी, डिस्कवर करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और इससे नए नए इन्वेंशंस हुए और बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज देखने को मिली। इम्पैक्ट ऑफ रेनाइसेंस। अब रेनाइसेंस का क्या इम्पैक्ट है? रेनाइसेंस हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स। रेनाइसेंस का असर आपको हर जगह देखने को मिला, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। तो पेंटिंग्स में किस तरीके से बदलाव आया? द मेडिवल पेंटिंग्स वर इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस एंड डिवाइन आइडियाज। जो मेडिवल पीरियड में जो पेंटिंग्स होती थी उसमें अधिकतर भगवान की पिक्चर वगैरह पेंट करते थे या कोई डिवाइन आइडियाज थे उसकी पेंटिंग बनाई जाती थी। द रेनाइसेंस पेंटर्स वर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमनिज्म। लेकिन जो रेनाइसेंस में जो पेंटिंग बनी वो ह्यूमनिज्म से इंस्पायर्ड थी। दे बिलीव दैट आर्ट वॉज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा आर्ट है, हम लाइफ को ही इमिटेट करते हैं, उसको पेंटिंग के रूप में उतारते हैं, तो हम क्यों ना हमारे जो आसपास की चीज़ें उसकी पेंटिंग बनाई जाए बजाय कि कोई काल्पनिक चीज़ की। This made the Renaissance painting natural and realistic rather than unrealistic paintings of the modern medieval period. इसलिए जो Renaissance के दौरान जो पेंटिंग बनी वो ज़्यादा नेचुरल थी, ज़्यादा रियलिस्टिक थी, और जबकि मिडिवल पीरियड की काल्पनिक यानी कि अनरियलिस्टिक पेंटिंग थी। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेनाइसेंस पेंटर्स, आपने भी नाम सुने होंगे, जो मेन पेंटर्स थे वो थे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल। हैं, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स फेमस है और आप अलग अलग जगह पढ़ते रहते हो। लियोनार्डो दा विंसी वॉज अ पेंटर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, इन्वेंटर एंड भाई ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते थे। जिससे लियोनार्डो दा विंसी हम पेंटिंग के दौरान तो जानते हैं कि हाँ भैया इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी या द लास्ट सपर बनाया था, लेकिन ये सिर्फ पेंटर नहीं थे, इसके अलावा ये आर्किटेक्ट भी थे, इंजीनियर, म्यूजिशियन, इन्वेंटर, एनाटोमिस्ट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और फिलोसोफर भी थे। और इनकी बेस्ट नोन पेंटिंग्स है मोनालिसा और लास्ट सपर की। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो बुओनारोटी वॉज अ इटालियन पेंटर। ये इटालियन के इटली के पेंटर थे, साथ साथ ये आर्किटेक्ट भी थे, स्कल्पचर और पोएट भी थे। ही पेंटेड द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल इन द वेटिकन एंड मेड द स्टैच्यू ऑफ पीटर, मोजेस एंड डेविड। इन्होंने जो वेटिकन में सिस्टाइन चैपल है उसकी सीलिंग को पेंट किया है, साथ साथ में इन्होंने पीटर, मोजेस एंड डेविड की स्टैचूज बनाई हैं। ही वर्कड ऑन सेंट पीटर्स बेसिलिका इन द कैपेसिटी ऑफ एन आर्किटेक्ट। एक आर्किटेक्ट के रूप में इन्होंने सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, राफेल वॉज अ पेंटर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द इटालियन रेनाइसेंस। ही वर्कड ऑन मैडोना एंड इज ऑल्सो नोन फॉर हिज लार्ज कॉम्पोजिशन इन द वेटिकन। और वेटिकन शहर में इन्होंने बहुत सारे काम किए, उसके बारे में भी ये जाने जाते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं जो इन्होंने पढ़ा है। तो आज के लिए हम इतने ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, लिटरेचर देखेंगे किस तरह से लिटरेचर में असर हुआ है आपका मॉडर्न पीरियड का या रेनाइसेंस का। होप आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझे मैसेज करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।